हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी और आप देख रहे हैं लेट्स लर्न विथ अंबिका। कैसे आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे हमारा एनसीईआरटी सीरीज़ स्टार्ट हो चुका है, जिसके अंदर हम अभी क्लास 6 को देख रहे हैं। क्लास 6 से लेकर 12 तक आपको पूरा कंप्लीट कराया जाएगा, जिसके अंदर हम अभी हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों को साथ में लेके चल रहे हैं। हिस्ट्री में आपका आज चैप्टर नंबर 9 हम देखने वाले हैं क्लास 6 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जितने भी एग्ज़ाम है आप सभी जानते हैं एनसीईआरटी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है और काफ़ी मुश्किल होता है कि बुक को खुद से पढ़ना और उसको कंप्लीट करना, साथ में नोट्स बनाना। तो मैं उसी काम को इजी करने के लिए आप सभी के साथ यहाँ पे आई हूँ। और सबसे पहले जो है हम एनसीईआरटी को कंप्लीट करेंगे, इसके बाद हम कुछ डिटेल थ्योरी क्लास भी देखेंगे, कुछ प्रैक्टिस सेट्स भी देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो नए हैं चैनल पे तो ज़रूर जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, तभी मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएंगे। क्योंकि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो सब मैं लगातार आप सभी के लिए लाती रहूँगी और इसी तरह से आपको बेनिफिट होता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम व्यापारी, राजा, तीर्थयात्री इसके बारे में देखने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, कंप्लीट देखिएगा और एक एक लाइन आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैं एक एक लाइन आपको अच्छे से डिस्क्राइब करूँगी। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें, जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उसको मैंने हाईलाइट कर दिया, ताकि आप काफ़ी अच्छे से जो है बहुत ही कम समय में इसके नोट्स कंप्लीट कर पाएँ। तो इसीलिए ये पूरी चीज़ें मैं आपके लिए लेके आती हूँ, ताकि आपको नोट्स बनाने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आप जा कर के टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। टेलीग्राम पे आपको इसके जो है नोट्स मिल जाएंगे, सॉरी ये पीडीएफ मिल जाएगी, जहाँ से आप नोट्स बना सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पे जल्दी से जुड़ जाइए और पसंद आ रहा है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है। जगनी, बाजार में घूमती जगनी। जगनी के बारे में जानते हैं क्या बातें यहाँ पे कही गई है। तो जगनी अपने गांव के मेले की आस लगाए बैठी थी। स्टील के चमकदार बर्तन, रंग बिरंगी प्लास्टिक की बाल्टियाँ, शौक रंगों के फूलों के प्रिंट वाले कपड़े, चाबी के चलने वाले मज़ेदार खिलौने उसे बहुत अच्छे लगते थे। इन चीज़ों को बेचने वाले दुकानदार बसों और ट्रकों पर आते थे और रात को अपना सामान समेट कर वापस चले जाते थे। तो जगनी क्या होती है, बहुत हैरान होती है कि ये लोग हमेशा इस तरह क्यों घूमते रहते हैं। उसकी माँ ने बताया कि ये लोग व्यापारी हैं। तो व्यापारी से जहाँ से वे चीज़ें जो हैं जगहों पर जाते हैं, खरीदते हैं, यहाँ ये बनाए जाते हैं और फिर उन्हें मेलों में बेचा जाता है। तो ये जो है, ये सुन के आपके दिमाग में, खैर आप तो छोटे बच्चे जगनी नहीं हैं, आपके दिमाग में पहले से ही पता है आपको कि क्या होता है व्यापारी, क्या होता है आपका व्यापार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पूरा चैप्टर हम समझते हैं कि इसमें किस प्रकार के तीर्थयात्रियों का वर्णन है, जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसको आप ज़रूर नोट कीजिएगा। अभी फ़िलहाल आपको पूरा क्लास बहुत ही ध्यान से सुनना है। सुनने से बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी, क्योंकि बुक आप जब खुद से पढ़ने बैठते हैं तो काफ़ी बार ये पॉसिबल है कि आप 1-2 पेज पढ़ के ही आपके अंदर बोरियत आना शुरू हो जाता है और फिर बुक को पढ़ नहीं पाते हैं। तो बुक से पढ़ना फिर उसको नोट्स बनाना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो उसी को आसान बनाया है मैंने यहाँ पे। आप बहुत ही आसानी से पूरा मैं बिल्कुल कहानी की तरह आपको बताऊँगी, समझाऊँगी और आपको ये पूरा एनसीईआरटी इसी तरह से कंप्लीट कराया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्यापार और व्यापारियों के बारे में जो जानकारी यहाँ पे दी गई है, तो हमने चैप्टर 8 में देखा था कि उत्तर के काले पॉलिश वाले बर्तनों के बारे में हमने पढ़ा। खूबसूरत बर्तन, खास तौर से उनकी कटोरियाँ, थालियाँ, इस प्रकार उपमहाद्वीप के अनेक पुरास्थलों से मिले हैं। ये सब हमने पढ़ा हुआ है, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि स्टार्टिंग से आपको देखना है। एक एक चीज़, एक एक जो चैप्टर है वो अगले चैप्टर से जुड़ा हुआ होता है, तो ये आपको देखना इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे वीडियो है, बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो आपको नहीं मिलेगा। सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुँचे होंगे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ जहाँ ये बनते थे वहाँ से व्यापारी इन्हें ले जाकर अलग अलग जगहों पर बेचते थे। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खासतौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न इस प्रकार से बनता है आपका। तो दक्षिण भारत से क्या क्या आपका इंपॉर्टेंट है? सोना, मसाले, खासतौर पर मसालों में क्या, तो काली मिर्च, ठीक है, और कीमती पत्थर बहुत ही प्रसिद्ध थे। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाया जाता था। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज़ों और सड़कों के
रास्ते रोम पहुंचाते थे। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। तो इसी प्रकार से पता चलता है कि रोमन में इसका ज़्यादा लेन देन हुआ करता होगा, इसी वजह से वहाँ पे सोने के सिक्के पाए गए होंगे। अब कहीं भी कोई सामान पाया गया तो एक अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पे ये क्यों आया होगा। कुछ लोग वहाँ जो है उस जगह से आए होंगे और वो अपने साथ जो वस्तुएं लेके आए होंगे, वहीं से ये सामान हमें देखने को मिल सकता है। तो ये एक अनुमानित रहा। तो काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में क्या थी, बहुत ज़्यादा मांग थी, इसलिए काला सोना उन्हें कहा जाता था रोमन साम्राज्य को। और व्यापारी जो है इन सामानों को कहाँ, समुद्री जहाज और सड़कों के माध्यम से लेके जाते थे। इतनी बातें क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे एक कविता दिया गया है जो बच्चों को इंटरेस्टिंग लगेगा, आपके लिए कोई काम की चीज़ नहीं है, तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और कुछ बंगाल की खाड़ी पार करते थे। नाविक मानसूनी हवा का फ़ायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुँचना चाहते थे, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण भी किया जाता था। तो इसमें कुछ समझाने वाली बात है नहीं, बिल्कुल सीधा सिंपल यहाँ पे कहा गया। अब आगे बढ़ते हैं। समुद्र तटे हुए कुछ राज्य हैं जिसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में एक बड़ा तटीय प्रदेश है। इनमें से बहुत से पहाड़, पठार और नदी के मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। तो ये आप नोट करेंगे। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति और शक्ति हो गई। संगम कविताओं में मुवेंदार की चर्चा मिलती है। किसमें? संगम कविता आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। तो संगम कविताओं में क्या है, मुवेंदार की चर्चा मिलती है, जो क्या है, एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, तीन मुखिया। क्या होता है? तीन मुखिया। इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया जाता है। ये थे चोल, चेर और पांड्य। तो ये तीन जो राजा थे इनको ही कहा जाता है आपका मुवेंदार, ठीक है। और ये चर्चा कहाँ मिलता है? तो संगम साहित्य, संगम कविताओं में इसकी चर्चा की गई है। इतनी बातें क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। तो जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। इन तीनों मुखियाओं के अपने अपने दो दो सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से में और दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। इस तरह 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। एक चोलों का पतनपुहार या कावेरीपट्टिनम, दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरै। तो यहाँ पे आपको जगह के नाम दिए गए हैं कि 6 केंद्र जो हैं उसमें से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। एक चोल का था, चोल का पतनपुहार या इसको कावेरीपट्टिनम भी कहते हैं, और दूसरा था पांड्यों की राजधानी मदुरै, ठीक है। ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहार मांगते थे। कर यानी कि टैक्स के बजाय क्या मांगते थे? उपहार मांगते थे। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल कर लाते थे। इनमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे, बाकी अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदारों, सिपाहियों तथा कवियों के बीच बांट देते थे। अनेक संगम कवियों ने उस मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं भी लिखी हैं, जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ या सुंदर कपड़े दिया करते थे। इसमें कुछ आपको नोट नहीं करना है, जितना मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है वो आप नोट कर सकते हैं जो इम्पोर्टेंट है। इसके लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नाम का राजवंश का प्रभाव बढ़ गया, ठीक है। तो इसके लगभग 200 साल के बाद क्या होता है, पश्चिम भारत में सातवाहन राजवंश। ये सब आप आगे पढ़ेंगे बहुत ही डिटेल में, है ना। तो अभी आपको सिर्फ इससे रूबरू कराया जा रहा है कि क्या क्या टॉपिक, क्या क्या जो है प्रकरण देखने को मिलता है इतिहास में। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा कौन था? गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी था। इसके बारे में हमें इसकी माँ गौतमी बलश्री द्वारा दान किए गए एक अभिलेख से पता चलता है। वह और सभी अन्य सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते हैं। तो ये जो छोटी सी जानकारी इनके बारे में दी गई है वो आप ज़रूर नोट करेंगे। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता।
पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए यही नाम प्रचलित था। श्री शातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी। आगे देखते हैं रेशम मार्ग की क्या कहानी है। तो कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते हैं। रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया है। इसकी प्रक्रिया क्या है, तो इसमें ये आपका शायद शीटेट में आपका प्रश्न इस तरह से पूछा गया था। जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उसको ही ऑप्शन में डाला गया था 2-3 अलग अलग तरीके से, और इसी तरह ऑप्शन में ही इसको घुमाया गया था। तो इसलिए आप अच्छे से इसको देख लीजिए। रेशम के कीड़ों से कच्चा रेशम निकालकर सूत कताई होती है और फिर उससे कपड़ा बुना जाता है। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले किसने किया था, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको मैं यहाँ पे इस चैप्टर में हाईलाइट मानूंगी। तो आविष्कार किसने किया, चीन ने। लगभग 7,000 साल पहले ही जो है सिल्क यानी कि जो रेशम जो है उसके रेशम निकालने की जो तकनीक है उसका आविष्कार किया था। इस तकनीक को उन्होंने हजारों साल तक बाकी दुनिया से छुपाए रखा, पर चीन से पैदल, घोड़े और ऊँट पर जो कुछ लोग दूर दूर से जगहों पर आते थे और अपने साथ रेशमी कपड़े भी ले जाते थे, तो जिस रास्ते से ये लोग जाते थे उसको क्या कहा जाता था, सिल्क रूट कहा जाता था, रेशम मार्ग। ठीक है, तो ये वो रास्ता है जहाँ से सिल्क का आदान प्रदान किया जाता था। ठीक है, तो उसे हम सिल्क रूट कहते हैं। आगे देखते हैं। कभी कभी चीन के शासक ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे। यहाँ से रेशम के बारे में भी जानकारी और भी पश्चिम की ओर फैल गई, इस वजह से ही, क्योंकि वहाँ पे गिफ्ट वगैरह दिया करते थे, इससे बातें फैल गई। और करीब 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनने का एक फैशन हो गया। इसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी, और क्योंकि चीन से इसे लाने में दुर्गम पहाड़ी और रेगिस्तानी रास्तों से होकर गुजरना पड़ता था। यही नहीं, रास्ते के आसपास रहने वाले लोग व्यापारियों से यात्रा शुल्क भी मांगते थे, इस वजह से ये और ज़्यादा महंगा हो गया था। तो आप देख रहे हैं कि बहुत ही आसानी से आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। ऐसे ही बड़े बड़े चैप्टर्स को भी हम इसी तरह से बहुत ही आसानी से समझेंगे, और इतनी आपकी समझ विकसित हो गई है कि आप बहुत ही आसानी से सुन के सभी चीज़ों को कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, तो बस ध्यान से आपको सुनना है, पूरा कंप्लीट करना है, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। क्लास देखने का बेनिफिट आपको तभी मिलेगा जब आप पूरे क्लास को कंप्लीट देखेंगे, आपके दिमाग में स्टोर होगी बातें, और फिर आप इसको नोट्स इसका बनाएंगे रात को बैठ के। तो इसके पीडीएफ आपको मिल जाते हैं, वो पीडीएफ आप ले लीजिए और उससे नोट्स बनाइए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये, इसको आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। विदाउट नोट्स आपको कोई फ़ायदा नहीं है इस पूरे क्लास को देखने का, तो नोट्स बनाना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। चलिए, तो आगे देखते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है, इसमें सिल्क रूट तथा उसकी शाखाओं को दिखाया गया है। एक पिक्चर के बारे में बात किया जा रहा है, आगे देखेंगे। कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे, क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों को उन्हें कर, शुल्क और तोहफों के जरिए लाभ मिलता था। इसके बदले ये शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमण से सुरक्षा देते थे। मतलब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि शासक क्या करता था, जो वहाँ का राजा होता था, वो व्यापारियों से वो क्या करता था, बदले में पहले सिल्क ले लेता था, और बाद में बदले में क्या करता था, जो वहाँ पे लुटेरे वगैरह होते थे, जो चोर लुटेरे होते थे, उसके आक्रमण से उसकी सुरक्षा करता था उसके बदले में। ठीक है, सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन है, कुषाण थे। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया और पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। पेशावर और मथुरा इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला भी इन्हीं के राज्य का हिस्सा था, कुषाण। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लेंगे। इसके शासन काल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। फिर यहाँ से जहाज़ों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुँचाया जाता था। तो इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में भी कौन थे, कुषाण थे। ये भी आपको नोट करना है। सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इसका उपयोग किया करते थे। चलिए आगे देखते हैं।
अब यहाँ पे बौद्ध धर्म का प्रसार बताया जा रहा है। तो कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन सा था? तो कनिष्क। इसने करीब 1900 साल पहले शासन किया। उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया, बहुत इंपॉर्टेंट है। कनिष्क ने क्या किया? बौद्ध परिषद का गठन किया, जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इस लाइन को ज़रूर नोट करेंगे, यहाँ से प्रश्न आपका पूछा जाता है। पहला प्रश्न पूछा जाएगा कि बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है? तो अश्वघोष है। ये पूछा जा सकता है कि अश्वघोष किसके दरबारी कवि थे? तो कनिष्क के थे। ठीक है, ये दोनों ही बातें यहाँ से पूछी जा सकती है। अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। महायान काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किसकी धारा है ये? बौद्ध धर्म की धारा है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होंगे, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में कंफ्यूजन होता है। तो बौद्ध धर्म की महायान और हीनयान ये दो शाखाएं होती है आगे चल के। इसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं थी। पहले, मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। तो महायान में क्या होता था? तो पहले मूर्तियों में जो बुद्ध की उपस्थिति थी वो सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी, जैसे कि उनकी निर्माण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था। पर अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। मतलब क्या होने लगा? महायान शाखा में मूर्तियों पर जोर दिया जाने लगा और इनमें से अधिकांश मथुरा में और कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी। दूसरा क्या परिवर्तन हुआ महायान में? बौद्ध धर्म में जो नई धारा आई महायान, दूसरा परिवर्तन हुआ बोधिसत्व में आस्था को लेकर। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना में रहते हैं। तो बोधिसत्व के प्रति क्या हुआ? आस्था आने लगा। लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। धीरे धीरे बोधिसत्व की काफ़ी लोकप्रिय हो गई पूजा और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया और जापान तक जो है ये फैल जाती है। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ, जहां बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गई। आगे देखते हैं, यहाँ पे कुछ देखिए चित्र आपके दिए गए हैं जो बुद्ध के चित्र हैं। ये आपका मथुरा में बनी बुद्ध की एक प्रतिमा का है जो बाएं साइड में है, यानी कि ये वाला आपका क्या है? मथुरा का है और ये वाला आपका तक्षशिला में है, बना हुआ है। ये दोनों यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, किस प्रकार से इसकी और क्या इसके अंदर अलग है वो भी आपको बताना है, क्या विषमता है और क्या समानता है, ये आप देख सकते हैं। चलिए अब आगे यहाँ देखते हैं। इनमें से कुछ गुफाएं राजा और रानियों के आदेश पर बनाई गई तो कुछ व्यापारियों और कृषकों द्वारा। इनमें से ज़्यादातर गुफाएं पश्चिमी घाट के दर्रों के पास बनाई गई थी। दक्कन के शहरों और तटों के समृद्ध बंदरगाहों और इन्हें जोड़ने वाली सड़कें भी इन्हीं दर्रों से होकर के गुजरती थी। ऐसा लगता है कि यात्रा करने वाले व्यापारी इन गुफाओं वाले मठों में विश्राम के लिए रुकते थे। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ अन्य भागों तक भी फैला। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। थेरवाद किससे संबंधित है? ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, आगे देखते हैं। तीर्थयात्रियों की जिज्ञासा। व्यापारी काफिलों में तथा जहाज़ों पर दूर दूर जाया करते थे। बहुत से तीर्थयात्री भी उनके साथ यात्रा पर निकल पड़ते थे। तो तीर्थयात्री जो होते थे वो स्त्री पुरुष दोनों होते थे। ओहो, इसी तरह भारत की यात्रा पर आया चीन का बौद्ध तीर्थयात्री फाहियान काफ़ी प्रसिद्ध था। फाहियान भी आप जानते, फाहियान। यह करीब 1600 साल पहले आया। वेनसांग 1400 साल पहले भारत आया। उसके करीब 50 साल बाद स्टिंग आया। तो ये सभी कौन थे? ये सभी
तीर्थयात्री थे और ये वे सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। ठीक है, तो ये कुछ प्रसिद्ध नाम हैं जिनको आप जानिए, और ये बौद्ध मठ से संबंधित है, वहाँ के कल्चर को देखने आए थे। इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा है और इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी लिखा। इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे। जिन देशों और मठों को इन्होंने देखा उनके बारे में इन्होंने लिखा है, किताबों के बारे में लिखा है जिन्हें वे अपने साथ ले गए थे। आगे देखते हैं। तो फाशियान जो है वो चीन वापस कैसे लौटा, उसकी पूरी यहाँ पे कहानी है। वैसे तो यहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट वैसा नहीं है। फाशियान ने अपने घर चीन वापस लौटने के लिए अपनी यात्रा बंगाल से शुरू की थी। ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए इसको मैंने हाईलाइट किया है, तो इसको ज़रूर आप नोट कर लीजिएगा। वह व्यापारी के एक जहाज़ पर चढ़ा। मुश्किल से वो 2 दिन ही चल पाए थे कि एक समुद्री तूफान में फंस गए। व्यापारी अपने जहाज़ को डूबने से बचाने के लिए उसमें अपने माल को फेंक कर जहाज़ को हल्का करने की कोशिश करने लगे। तो फाशियान ने भी अपने सामान को तो फेंक दिया, पर अपनी उन पांडुलिपियों और बुद्ध की मूर्तियों को नहीं फेंका जिन्हें उसने अपनी भारत यात्रा के दौरान संकलित की थी। अतः 13 दिनों के बाद आंधी रुकी और उन्होंने समुद्र का वर्णन इस प्रकार से किया है कि समुद्र असीम है। सूर्य, चांद या तारों की गति को देखे बिना यह पता लगा पाना असंभव है कि पूर्व किधर है या पश्चिम किस तरफ है। तो ये सब इसके बारे में यहाँ पे इन्होंने वर्णन किया है। जावा पहुँचने में उन्हें 90 दिन का से भी ज़्यादा का समय लगा। वहाँ वह 5 महीने के लिए रुके और इसके बाद दूसरे व्यापारी जहाज़ में चढ़कर वह चीन पहुँचे। तो ये किस प्रकार से पहुँचे उसके बारे में इन्होंने बताया है। आगे देखिए, वेनसांग जो है वो भूमार्ग से उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया से होकर के चीन वापस लौटा। उसने सोने, चांदी, चंदन की लकड़ी की बनी बुद्ध की प्रतिमा तथा 600 से अधिक जो है पांडुलिपियाँ एकत्र की थी। उन्हें वह लगभग 20 घोड़ों पर लाद कर ले गया था। इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है कई बार यहाँ से प्रश्न। पर इनमें से 50 पांडुलिपियाँ उन समय खो गई जब सिंधु नदी पार करते हुए उसकी नाव पलट गई। अपने जीवन का बाकी हिस्सा उसने बची हुई पांडुलिपियों का संस्कृत में चीनी अनुवाद करने में लगा दिया। अब देखिए नालंदा, इसके बारे में क्या कहा जा रहा है। तो वेनसांग तथा अन्य तीर्थयात्री ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा बिहार का अध्ययन किया। उसने नालंदा के बारे में क्या लिखा है? लिखा है कि यहाँ के जो शिक्षक योग्यता की और बुद्धि में सबसे आगे थे। बुद्ध के उपदेशों का वह पूरी ईमानदारी से पालन करते थे। मठ के नियम काफ़ी सख्त थे जिन्हें सबको मानना पड़ता था। पूरे दिन वाद विवाद चलते रहता था जिससे युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते थे। विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपने शंकाएं दूर करने के लिए यहाँ आते थे। नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते थे। तो वहाँ के जो द्वारपाल होते थे वो भी काफ़ी जो है मैच्योर होते थे, काफ़ी पढ़े लिखे होते थे, कह सकते हैं, तो ज्ञान होता था उन्हें भी। तो द्वारपाल ही सबसे कठिन प्रश्न पूछते थे और उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती थी जब वे द्वारपाल से पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर दे पाते थे। तो 10 में से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते थे। इस प्रकार से यहाँ पे एडमिशन का एक दिया गया है कि किस प्रकार से उनको एंट्री मिलती थी। अब देखिए यहाँ पे बात किया जा रहा है भक्ति की शुरुआत। इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपका जीके जीएस में प्रश्न पूछा जाता है। तो इन्हीं दिनों देवी देवताओं की पूजा का भी चलन शुरू हो गया था। बाद में हिंदू धर्म की यह प्रमुख पहचान बन गई। इनमें शिव, विष्णु, दुर्गा जैसे देवी देवता शामिल हैं। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। बताऊंगी कहाँ पे इम्पोर्टेंट है। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। भक्ति उस समय काफ़ी लोकप्रिय परंपरा बन गई। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। भक्ति का पद सबके लिए खुला था, चाहे वह धनी हो, गरीब हो, उच्च जाति का हो, नीच जाति का हो, स्त्री हो या पुरुष हो। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवद गीता में की गई है। भगवद गीता महाभारत का ही एक हिस्सा है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें भगवान कृष्ण अपने भक्त और मित्र अर्जुन को सभी धर्मों को छोड़कर उनकी शरण में आने का उपदेश देते हैं, क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन को सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते थे। पूजा का यह रूप धीरे धीरे देश के विभिन्न भागों में भी फैलने लगा।
ये देखिए, ये जो एक पिक्चर आपको दिख रहा है, ये पिक्चर किसका है? तो वाराह रूप का वर्णन यहाँ पे किया गया है। विष्णु के वराह रूप का यहाँ पे जो मूर्ति है, ये कहाँ का मूर्ति है? मध्य प्रदेश का है। ठीक है। तो पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि जल में डूबी पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु ने वराह रूप धारण किया था। यहाँ पृथ्वी को एक स्त्री के रूप में दर्शाया गया है। आगे कहा गया है कि भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन व व्यक्तिगत पूजा करने पर ज़्यादा जोर देते थे। भक्ति मार्ग अपनाने वालों का यह मानना है कि अगर अपने आराध्य देवी या देवताओं की सच्चे मन से पूजा की जाए तो उसी रूप में दर्शन देंगे जिसमें भक्त उसे देखना चाहता है। इसलिए आराध्य देवी या देवता मानव के रूप में भी हो सकते हैं या फिर सिंह, पेड़ या अन्य किसी रूप में भी हो सकते हैं। जैसे जैसे इस विचार को समाज में स्वीकृति मिलती गई, कलाकार देवी देवताओं की एक से बढ़कर एक खूबसूरत मूर्तियां भी तैयार होती गई। मतलब समाज ने जिस बात को एक्सेप्ट कर लिया, कलाकार उस तरह की तस्वीरें बनाने में जुट गया। अब आगे देखिए, भक्ति जो शब्द है ये भज से मिलके बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? विभाजित करना या हिस्सेदारी। इसका अर्थ यह है कि भक्ति भगवान और भक्त के बीच परस्पर एक संबंध है। भक्ति भगवत या भगवान के प्रति झुकाव है। भगवत का अर्थ यह भी है कि जो अपने ऐश्वर्य तथा सुख को भक्तों के साथ बांटता है, यानी भक्त या भागवत अपने देवी देवता के भक्त का हिस्सेदार होता है। यहाँ पे फिर से एक कविता है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। देवी देवताओं का विशेष सम्मान होता था, इसलिए विशेष जगहों पर ही उनकी मूर्तियां रखा करते थे। इस स्थानों को ही मंदिर कहा जाता था। ये सब आप जानते हैं, बहुत सिंपल सी चीज़ है। जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जहाँ से हो सकता है पूछा जाए, प्रश्न कभी बना है एग्ज़ाम में, तो वो मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया। खैर, आप जब क्लास 7-8 में जाएंगे तो आपको और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो बस चैनल पे बने रहिएगा, और यहाँ तक आपने वीडियो को देखा है तो प्लीज़ एक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दें, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि किस प्रकार से आपको ये पूरी क्लासेस लग रही हैं। भक्ति परंपरा में ने चित्रकला, शिल्पकला तथा स्थापत्य कला के माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी है। हिंदू जो है शब्द इंडिया शब्द की तरह ही सिंधु या इंडस से निकला है। यह शब्द अरबों या ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता है जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे। यही शब्द उनके धार्मिक विश्वास तथा सांस्कृतिक परंपराओं के लिए भी प्रयुक्त हुआ। तो यहीं पे आपका पूरा चैप्टर खत्म हो गया। अन्यत्र में क्या बातें कही गई हैं तो एक बार हम देख लेते हैं। करीब 2000 साल पहले पश्चिमी एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ। ईसा मसीह का जन्म बैथलेहम में हुआ, जो उस समय रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। ईसा मसीह ने स्वयं को इस संसार का उद्धारक बताया। उन्होंने दूसरों को प्यार देने और उसी तरह दूसरों पर विश्वास करने का उपदेश दिया, जिस प्रकार हर व्यक्ति दूसरों से प्यार और विश्वास की उम्मीद रखता है। बाइबल में ईसा मसीह के उपदेशों की बातें लिखी हैं, जहाँ उनका एक अंश यहाँ पे दिया गया है, जिसको आपको पढ़ने में कुछ जो है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट नहीं है। केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है, क्योंकि संभवतः ये पश्चिम एशिया से आए थे। वे विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से एक है। तो ये जो कुछ इम्पॉर्टेंट था ये सब मैंने हाईलाइट कर दिया, इसको ज़रूर आप नोट करें। और अगर आपने चैनल को यहाँ तक देखा है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे ज़रूर देंगे, तो आपको समझ में आएगा कि ये चैप्टर जो आपने अब इतना समय लगा के यहाँ पे देखा है, उसको समझा है, तो आप इसको समझ भी पाए हैं कि नहीं। इसको आप जो है मिलान करेंगे, इसका आंसर मुझे बताएंगे। दक्षिणापथ के स्वामी यहाँ पे किसको कहा गया है? मूवेंदार किसे कहते हैं? अश्वघोष के संबंधित क्या है? बोधिसत्व से संबंधित क्या है? वेनसांग से संबंधित क्या है? तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ज़रूर आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे, और इससे मुझे पता चलेगा कि हाँ, यहाँ तक आपने पूरा वीडियो कंप्लीट देखा है और आपने समझा भी है चैप्टर को। तो इसका नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा। आज रात आपको इसकी PDF मिल जाएगी टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम पे ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।